हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? तो और कमाल की बात यह है कि अब ये बैच जो रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस का था ये खत्म होने की कगार पे है। शायद अंतिम 2 टॉपिक बचे हुए हैं और सिस्टम टाइम एंड वर्क हो गया और हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये कुछ एक टॉपिक बचे हुए हैं और ये खत्म करने के बाद हम फिर एक लाइव नया स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से और बहुत अच्छे तरीके से पूरे जोश के साथ जून के फर्स्ट वीक में लगभग। तो अभी आप ये नंबर सिस्टम और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों को एंजॉय करो जो भी रह गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस में CHSL और CGL मेंस के लिए क्लासेस चला रहा हूँ। रोज रात को 8 से 10 क्लास होती है। अब वो क्लासेस भी देखें और जो छूट गई हैं उनको भी देख सकते हैं। लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे पहले मैंने एक क्रैश कोर्स भी पढ़ाया था। अगर आपको लगता है कि आपको गणित पूरी आती है और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वो स्पेशल क्लासेस वाला क्रैश कोर्स भी देख सकते हैं। लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। टेलीग्राम पे भी है, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। आप टेलीग्राम को भी अपने फ़ोन में रख लीजिए ताकि कोई भी फालतू फालतू चीज़ें टेलीग्राम पे डालते भी नहीं है। जो ज़रूरी होती है वही, जिससे आपको डिस्टरबेंस भी कम हो और काम की चीज़ पे पहुँच जाए। जल्दी शुरू करेंगे। मुझे भी बड़ा एक्साइटमेंट है कि इतने सारे लोग नए जुड़े हैं, उनको अब हम लाइव बैच के थ्रू पढ़ाएं और मज़ा आए और कंप्लीट CGL का टारगेट बनाएंगे। मैं आपको रोज के रोज टारगेट भी दूंगा कि आपको कितना बाकी के और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो मुलाकात होगी फिर आपसे। और तब तक आप ये बैच देखिए। नंबर सिस्टम की क्लासेस हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासेस हैं, देखिए लगातार। और फ्री स्पेशल क्लास करना ना भूलें रात को 8। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। तो एक और बात की, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 25 तारीख से रात को 8 से 10 हम मेंस का अर्थमेटिक का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह ऑलरेडी 9 से 11 एडवांस का बैच चल रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेंस क्लासेस के बारे में नहीं पता कि मेंस क्लासेस चल रही हैं तो बताना भी जरूरी था। मेंस बैच का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में रखा है। ठीक है, तो धन्यवाद, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं? आवाज आवाज करो चेक। तुम्हारी मैं दाढ़ी उखाड़ के ना कमर पे लगा दूंगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं अभिनय आप सबका वेलकम करता हूं। हम पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। आपको क्वेश्चंस की PDF मिल गई होगी। हम कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप वो PDF खोल लीजिए आराम से एक एक करके, जहां पे मुझे लगेगा कि आपको समझ आ गया होगा जल्दी जल्दी। तो मैं बता दूं, हम सीक्वेंस वाइज सवाल करेंगे। फिर भी बीच में कोई सवाल हटाना होगा तो बता दूंगा। अब हम इस सवाल पे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे, पहला सवाल ये है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एक पहाड़ के शिखर के एक क्षैतिज त्रिभुज के तीनों शीर्षों ए, बी और सी से उन्नयन कोण अल्फा है। ठीक है, और पहाड़ी की ऊंचाई बतानी है आपने। क्या है, देखो ये तो आप सवाल कर रहे हैं और ऐसा सवाल पेपर में आया हुआ भी है कि अल्फा है उन्नयन कोण। ठीक है, और ऐसा सवाल भी पेपर में आ सकता है जहां पे अलग अलग हो, अल्फा बीटा गामा, और टेन अल्फा की वैल्यू दे रखी हो √3+1, √2। ऐसा सवाल भी होगा, आपने देखा होगा PDF में लास्ट में है। ठीक है, जहां नानी याद आ जाएगी आपको करने में, शक्ल बदल जाएगी। देखें ये सवाल क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूं थोड़ा 3D में बना के कि ये एक पार्क है। ऐसा सवाल, क्या ये सेम सवाल SSC में आया हुआ है। ABC एक पार्क है। ए के सामने की भुजा को हम ए कहते हैं ट्राइंगल में, बी के सामने की भुजा को बी। सी के इसने दिया हुआ नहीं है कुछ, लेकिन ये सब आएगा, ऑप्शन से पता लगता है। अब यहाँ पे कोई टावर खड़ी हुई है, देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई टावर खड़ी हुई है। अगर यहाँ पे टावर खड़ी हुई है तो ये बोल रहा है कि यहाँ से जो एंगल है और यहाँ से जो एंगल है और यहाँ से जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है सब जगह से। थोड़ा टावर को मैं ऐसा दिखा देता हूँ, लिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये बोल रहा है कि यहाँ से भी इसका एंगल अल्फा है,
यहां से भी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, यहां से भी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। तो आप बताइए कि जो बनेगा चित्र वो कैसे बनेगा। जैसे ये टावर खड़ी कर दी मैंने और ये पॉइंट बी है, बी टावर ओ पे खड़ी है मान लेते हैं, ओ पे, तो ये एच टावर की होगी, तो ये बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, यही तो बोल रहा है। ऐसे ही बोल रहा है कि टावर तो ओ पे ही खड़ी है, एच है, ए से भी नाप रहे हैं तो भी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, अल्फा। ऐसे अगर हम बी से भी नाप रहे हैं, पी मान लेते हैं टावर का टॉप, पी, तो भी ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। आप मुझे बताइए कि हाइट सेम है इन तीनों ट्राइंगल में, ये एच सेम है और एंगल सेम है अल्फा, अल्फा एंगल भी सेम है। टेन अल्फा दो ही बातों पे डिपेंड करता है, एच पे और बी पे। और टेन अल्फा अगर सेम है और एच सेम है, इसका मतलब बी भी सेम होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों दूरियां बराबर होंगी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ये तो पता लग गया कि टावर जिस पॉइंट पे खड़ी है ओ पे, वहां से ए बी सी की जो दूरी है वो क्या है, बराबर है। ये हमें पता लग गया कि टावर जिस पॉइंट ओ पर खड़ी है वहां से वर्टिसेस ए बी सी की डिस्टेंस क्या बराबर है। तो आपको ये पता होगा कि ट्राइंगल के अंदर ऐसा कौन सा बिंदु होता है जिसकी सभी वर्टिसेस से दूरी बराबर हो। तो मैं आपको बता दूं, सरकम सेंटर इज ए पॉइंट इन द ट्राइंगल। अभी आप ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे इस बात को कि सरकम सेंटर इज ए पॉइंट इन द ट्राइंगल इन विच या विच इज इक्यू डिस्टेंस टू ऑल वर्टिसेस। हम ये पढ़ते हैं कि सरकम सेंटर इज ए पॉइंट इन द ट्राइंगल विच इज इक्यू डिस्टेंस टू ऑल वर्टिसेस। सरकम सेंटर मतलब कि परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु है जिसकी सभी शीर्षों से दूरी बराबर होती है, और वो बराबर दूरी क्या होती है, सरकम रेडियस आर, कैपिटल आर। बात समझ रहे हैं। अब आर के कई सारे फॉर्मूले हैं जो आप पढ़ेंगे। आर का जो फॉर्मूला उन्होंने पूछा था ऑप्शन के हिसाब से वो ये था, ए बाई टू साइन एल्फा, बी बाई टू साइन एल्फा, सी बाई सॉरी टू साइन ए, बी बाई टू साइन बी और सी बाई टू साइन सी। ऐसे तो निकालते हैं आर, आर ये निकलती है। अब आप बताइए अगर मैं ये आर मान लूं और इसमें मैं बोलूं आपको कि एच कितना होगा, तो आप बोलेंगे जी एच बाई आर जो होगा वो टेन एल्फा के बराबर होगा, यानी कि एच क्या आ जाएगा, आर टेन एल्फा। तो या तो इसकी सरकम रेडियस देगा भाई, इसकी सरकम रेडियस दे देता है ट्राइंगल की कि इसकी सरकम रेडियस 10 है और एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, तो एच भी कितना आ जाता, 10 आ जाता। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है तो आर रखेंगे, आर की जगह क्या रखेंगे, ए बाई टू कुसेक ए, ये था ऑप्शन में, कुसेक ए टेन एल्फा। देखिए इसके उत्तर तीन आएंगे। इसका बी बाई टू कुसेक भी टेन एल्फा भी आएगा, कोण के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से वो जज करेंगे, कुसेक भी टेन एल्फा। लेकिन उन्होंने ना ये दो दो हटाए हुए थे, सी वाले ऑप्शन में से भी और बी वाले ऑप्शन में से भी, तो यही ऑप्शन करेक्ट था। बी बाई टू कुसेक भी टेन एल्फा भी इसका उत्तर होगा, और सी बाई टू कुसेक सी टेन एल्फा भी इसका उत्तर होगा। मैंने काफी अच्छी तरीके से बता दिया कि भाई सबसे पहले तो ये क्लियर होना जरूरी है हमें कि टावर आखिर किस पॉइंट पर खड़ी है। तो पता चला टावर ऐसे पॉइंट पे खड़ी है अगर एंगल इक्वल है तो जहां से सभी वर्टिसेस की दूरी क्या है, बराबर है। और अगर सभी वर्टिसेस की दूरी बराबर है, इस बात का मतलब है कि सरकम सेंटर पे टावर खड़ी है, क्योंकि वही एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से सभी वर्टिसेस की दूरी बराबर हो। समझ के हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं।
चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके पास होगा ही, क्या है देख भी लिया होगा आपने। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए सवाल ये कह रहा है कि 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे दो खंभों के ऊपरी सिरों को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे ये 20 मीटर ऊंचा खंभा है और ये 14 मीटर ऊंचा खंभा है। आपकी बहुत गलत बात है कि जब आपको सुबह 4:30 बजे पीडीएफ दे दी गई थी, सुबह 4:30 बजे आई सेंड द पीडीएफ, जग के यहाँ आंखें फोड़ के हम पीडीएफ बनाते और आप उसे देख के भी नहीं आते। क्या मतलब क्या है जिंदगी का आपकी, क्या देखेंगे आप? लव लेटर के सिवा आपने कुछ देखा जीवन में, कोई पीडीएफ खोल के? शायरियों में तो बहुत मजा आता है आपको, और शायरी देश की वगैरह की गा दो तो बंदे सुनते नहीं। कह रहे वो वाली सुनाओ ना, मैं सुनवाऊंगा वो वाली शायरी। देखिए ये सवाल भी बताओ, कोई सवाल है? यदि तार छेदे से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 14 है जी, ये 20 है, तो ये बची कितनी? 6। और ये अगर 30 है तो ये 1 होता है और ये 2 होता है। अगर 1 6 के बराबर है तो 2 12 के बराबर। जिन लोगों से ये सवाल नहीं हुआ है उनको सीरियसली पुष्पांजलि देने की जरूरत है। श्रद्धांजलि दे दोगे अभी से? मेरा मतलब वही है, लेकिन मैं डायरेक्टली कह नहीं सकता। आप समझिए, मुझे कंट्रोल करना पड़ता है अपने वर्ड्स पे कि कब पुष्पांजलि बोलना है, कब दीपांजलि बोलना है और कब श्रद्धांजलि बोलना है। ये आसान सवाल था, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक व्यक्ति ऊर्ध्वाधर निरीक्षण टावर से देखता है कि एक कार समान गति से टावर की तरफ आ रही है। यदि वह अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बदलने में 36 मिनट लेती है तो कितनी जल्दी वह कार निरीक्षण टावर तक जाकर टकरा जाएगी और बंदा ऊपर से नीचे गिर जाएगा? ये बताना है आपको। वाह वाह मेरे शेर। देखिए कुछ नहीं सवाल के अंदर, ये भी कोई सवाल है? एक कार, ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है, जैसे बिजली वगैरह नहीं ठीक करते कभी, ऐसे बैठा हुआ। कार आ रही है जी इसकी तरफ, ये 30 डिग्री का कोण है और ये 60 डिग्री का कोण, और यहां से यहां तक कार कितना मिनट लेती है? 36 मिनट। ये जितना भी कुछ दिया हुआ है इस सवाल में दिया हुआ है, और अब जो करेंगे वो हम करेंगे। ठीक है भाई, इतना सवाल में दिया हुआ है। आप बताइए, अगर ये 30 है और ये 60 है तो ये कितना होगा एंगल? 30। तो ये और ये भी बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। आपको पता है अगर ये 60 है तो ये √3 होगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा। अगर ये 2 है, समझिए बात को, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कार ने 2 दूरी चलने में 36 मिनट लिए और अब इसको दूरी चलनी है 1, तो 18 मिनट में चल देगी। बताइए इतने सॉफ्ट तरीके से कौन बताएगा? हाउ मच सॉफ्टनेस इन दिस क्वेश्चन।
दोबारा से समझा रहे हैं सवाल कि ये 30 है और ये 60 है, ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ये 30 है, ये 60, तो हमने कहा ये 60 है तो ये √3 होगा और ये 2 होगा। अब ये 30 हो गया क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल था 60, तो 30 के होगा, यानी कि ये भुजा इसके बराबर हो गई। ये 2 है तो ये भी 2 होगी। इट मीन्स कि कार ने 2 दूरी चलने में 36 मिनट बर्बाद किए हैं, तो एक चलने में कितना बर्बाद करेंगे। कई बच्चे क्या ना ऐसे देख लेते हैं, थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़ा बड़ा, 1.5 गुना मान लो, 54 निकाल दिया। ऐसे अपनी मर्जी से नहीं मानना, यू कैन नॉट, मतलब मान सकते हैं बाई और मर्जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बहुत खूबसूरत खूबसूरत नगमे हैं इसमें। सवाल नंबर द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई टावर मेक्स एन एंगल of 60 degree elevation with the bottom of the electric pole and the angle of elevation of 30 degree with the top of the pole। 15 मीटर ऊंची टावर के शिखर का बिजली के खंबे के निचले सिरे से उन्नयन कोण 60 है और खंबे के ऊपरी शिखर से उन्नयन कोण 30 है, तो बिजली के खंबे की ऊंचाई क्या है। इतने सरल गर सवाल ना करोगे। 15 मीटर ऊंची टावर के शिखर का, 15 मीटर ऊंची टावर का शिखर है। एक बिजली के खंबे के निचले सिरे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिजली के खंबे के निचले सिरे से, यानी कि बिजली का खंबा है, यहां से उन्नयन कोण कितना है, और खंबे के ऊपरी सिरे से उन्नयन कोण 30। देखिए मैंने इसीलिए खंबा छोटा बनाया क्योंकि दोनों जगह से उन्नयन कोण है। अगर अवनमन होता तो हम कहते कि ये जो खंबा है ये बड़ा होगा। अभी खंबा क्या है, छोटा है, 15 मीटर का खंबा हो भी नहीं सकता। ठीक है,
मतलब 15 मीटर की टावर है भाई साहब, खंबा तो छोटे छोटे होते हैं। आप कमाल कर रहे हैं यार। ये 60 है भाई, ये 60 है कि नहीं? तो पहले ये 30 वाला कर लेते हैं। देखिए बताता हूँ ऐसा क्यों करते हैं। कब पता चलता है ये √3 आ गया, तो अब मुझे बताइए कि यार ये भी √3 होगा, होगा या नहीं होगा √3, क्योंकि बेस बेस सेम है। तो अब अगर ये 60 है तो ये 3 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा नहीं, पूरा 3। अगर मैं पहले इसको √3 मान लेता तो 1/√3 थोड़ा टिपिकल पड़ता है। इसको मैं √3 मान लेता, इसको एक मानता, फिर ये 1/√3, तो घुमा फिरा के टेंशन होती, इसलिए हमने क्या करा, पहले इसको 1 माना। ये चेक कर लेते हैं, एक ही बार में पता लग जाती है कहाँ तकलीफ आ रही है कहाँ नहीं। तो ये 1 और ये √3, और √3 है तो ये भी √3, और ये 60 है तो ये √3 का √3 3। अब आप बताइए ये 1 है, पता नहीं कैसे लोगों के उत्तर रूट में आ रहे थे। ये 1 है और ये 2 है, यानी 3 की वैल्यू 15 है, तो 1 की 5 हो जाएगी और 2 की, और यही पूछी थी 10। दैट्स इट, कुछ है ही नहीं सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों होना चाहिए? एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा जब यहां से देख रहा है ऊपर की तरफ। जब भी ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई टावर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सही लिखा है बिल्कुल आप, नहीं नहीं, आपका सोचना अलग है जी, सही लिखा है बिल्कुल। इंग्लिश की बहुत तरीके की भाषा हो सकती है। अभी आपने नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है, रेन एंड मार्टिन वगैरह। अभी आप और जाएंगे, एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक, बहुत सारी किताबें आती हैं अलग अलग, तो उसमें अलग अलग लिखा हुआ है। और हमने तो सारी पढ़ी है, तो हम क्या मिक्स इंग्लिश लेके चलते हैं कि किसी भी कंट्री से अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो हमें समझ पाए। हमारी इंग्लिश का ये पर्पज होता है। लॉन्ग मैन, ओल्ड मैन, बहुत किताबें हैं इंग्लिश की, हमने तो सब पलट के छोड़ दी, मतलब पढ़ी नहीं, कि हमें इनसे पहले पता था क्या लिखा होगा। अगला सवाल देख रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ा वो है कि स्पीड ऑफ द बोट पूछ रहा है। तो कई बार हमें ऐसा लग जाता है कि ये तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है, या बोट एंड स्ट्रीम का है। बोट भी आई है, लेकिन फिर बच्चा देखता है स्ट्रीम नहीं है, फिर वो किसी भी एक्सट्रीम तक चला जाता है उत्तर निकाल। एक व्यक्ति ऊर्ध्वाधर टावर से देखता है कि एक नाव समान गति से टावर से दूर जा रही है, ये है, और नाव ये है, और टावर से दूर जा रही है, तथा नाव का व्यक्ति की आंख से अवनमन कोण 45 डिग्री है। जब नाव 60 मीटर की दूरी पर है, ये 60 मीटर चल दिया,
तो 5 सेकंड के बाद अवनमन कोण 30 हो जाता है। आपको तो बताइए अगर ये अवनमन 60 भी है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे लिए तो यही 60 है। और अब 30 हो जाता है तो ये हमारे लिए 30 है। 45 है क्या? अरे दिख नहीं रहा था थोड़ा साफ से। अच्छा उधर जा रही है क्या? और आ रही है, दूर जा रही है? दूर जा रही है ना, तो 60 इधर ही होगा। सवाल पढ़ रहे हैं। एक समान गति से टावर से दूर जा रही है नाव का व्यक्ति की आंख से अवनमन कोण 45 डिग्री है। जब नाव टावर से 60 मीटर की दूरी पर है, और इंग्लिश में क्या लिखा, व्हेन ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द टावर द बोट मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री विद द मेन साइज व्हेन ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द टावर। यानी कि वो जब दूरी पर है 60 मीटर पे तब 45 डिग्री है एंगल। उसके बाद उसने बोला है कि वो क्या करती है, इधर जा रही है 5 सेकंड में यहां से यहां पहुंच जाती है। ये सवाल में ही दिया हुआ, जितना भी मैंने येलो पेन से लिखा है ये सब 5 सेकंड है, कि 5 सेकंड में वो पहुंच जाती है इतना। अगर ये 5 सेकंड में यहां पहुंच जाती है तब आप देखेंगे, इसका मतलब हो गया कि भाई अगर ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर होगा। अब ये मैं निकाल रहा हूं क्योंकि ये 45 है तो उस केस में दोनों बराबर होते हैं, 60 मीटर होगा। अगर ये 60 मीटर है और ये 30 है तो हम जानते हैं कि ये 1 होता है और नीचे √3 होता है। तो अगर 1 की वैल्यू 60 है तो ये 60√3 हो जाएगा पूरा, यहां से यहां तक। तो आप ये बता सकते हैं कि ये दूरी कितनी होगी जो 5 सेकंड में चली है। 5 सेकंड में चली दूरी, तो आप बोलेंगे जी 60√3 और -60। तो 1 सेकंड में चली की दूरी स्पीड होती है तो 12 और ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, 1 सेकंड में चली दूरी, 1 मिनट में चली दूरी, 1 घंटे में चली दूरी, ये सब क्या कहलाती हैं? स्पीड कहलाती है, स्पीड। किसी बच्चे को इस सवाल में दिक्कत तो नहीं है? अगर है तो कोई बात नहीं, उसका दफन कर ले दिक्कत का। यदि धरातल से किसी जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा 15 सेकंड के बाद कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है, और यदि जहाज 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जहाज की चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? बहुत जल्दी बताना है, बहुत फास्ट, बी फास्ट, जल्दी जल्दी बेटे। देखिए हिंदी में कई बार क्या होता है कि जीरो इनविजिबल हो जाती हैं
उसको आप सीरियस ना लें। देखिए मैं ऐसे के ऐसे जीरो बना दूंगा, आप पहचान तक नहीं पाएंगे कौन सी जीरो कंप्यूटर से बनी और कौन सी हाथों से। देखिए सवाल क्या कह रहा है, यदि धरातल से किसी जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा 15 सेकंड बाद कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है, और यदि जहाज 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जहाज की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, ये बोल रहा है। सवाल में कह रहा है यदि धरातल से किसी जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा 15 सेकंड बाद कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए जहाज उड़ रहा है जी यहाँ पे, ठीक है, और जहाज का उन्नयन कोण है 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब बंदा तो यहीं खड़ा रहेगा, ऐसा तो नहीं बंदा भागता रहेगा। अब 30 डिग्री हो रहा है यानी कम हो रहा है, मतलब कि जहाज इधर जा रहा है, और ये लो ऐसे, अब 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है बात। कोई अगर दिक्कत है तो बताओ। जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, 3000 मीटर। तो आप बताइए, पहले 45 था, तो मैं अगर इसकी बात करूं तो ये भी 3000 था, और ये एंगल 45 था, यानी कि ये बराबर होगा, ये भी कितना होगा, 3000 मीटर होगा। 45 पे तो ये दोनों एक एक होते हैं कि नहीं होते जी। अब ये 3000 है तो हमें पता है, और ये एंगल 30 डिग्री है, तो अब ये पूरा कितना होगा भाई, 1/√3 होता है, तो ये 3000√3। तो ये दूरी तो चाहिए स्पीड के लिए, बताओ। ये जो दूरी जहाज ने ऊपर चली है, तो ये दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं। कितने सेकंड है जी, 15 सेकंड। तो 15 सेकंड में जहाज 3000 ब्रैकेट में √3 - 1, तो एक सेकंड में कितना चलेगा, दो। तो √3 - 1 को 0.73 लिख सकते हैं, 1.73 होता है। पॉइंट हटा देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो दो तियत है, दो तत्ते 14, कितना आ गया ये, 146 मीटर पर सेकंड। तो कई बार आपको ऐसे भी उत्तर मिलेगा, ध्यान रखना, 146 मीटर पर सेकंड। 1.73 रख दी हमने, वैल्यू रख दी √3 की 1.73। जिस बच्चे को भी कोई डाउट रहेगा अपना नोट करता रहे, पहले दूसरे क्वेश्चन में है या कहीं पे भी है तो आप दोबारा मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, अभी चलने दें। 146, आगे बढ़े जी, इजाजत है। मिष्टी,
त्रिज्या आर का एक गुब्बारा एक प्रेक्षक की आंख पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है और भूमि से उसके केंद्र का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उसके केंद्र की भूमि से ऊंचाई बतानी है, क्या होगी? आपको देता हूं मैं 15 सेकंड, जल्दी से बताएं। देखें, कोई बात नहीं, ये सब सवाल आप अभी हम बैलून पे कई सारे सवाल करेंगे अच्छे अच्छे। देखिए भाई, ये बैलून है, ये रहा, बिल्कुल गोल बना है कि नहीं? अब यहां से क्या आएगी, ये 60 डिग्री का कोण बनता है इसकी आंख पे। देखिए, आंख पे कोण बनने में और एंगल ऑफ एलिवेशन में बड़ा अंतर है। मैं आपको बताता हूं, अगर मैं सामने वाली दीवार को देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं मेरी आंख पे कितने का कोण बनेगा, तो एक लाइन मेरी आंख से दीवार के ऊपर वाले हिस्से पे जाएगी और एक नीचे वाले हिस्से पे जाएगी। यानी समझ रहे हैं कि जैसे ये दीवार है और मान लेते हैं यहाँ पे मेरी आंख है और मैं कहूँ आंख पे इतने का कोण बन रहा है, तो कोण ये वाला होगा। अगर आप बोलो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वो ये होगा। अंतर है दोनों में। तो ये एंगल कितने का बन रहा है जी? 60 डिग्री का बन रहा है। तो पहले इसी को देख लेते हैं। ये 60 डिग्री का बन रहा है। क्या आपको ये वाली बात पता है कि जब सर्किल पे दो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाए तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं? ये आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री की बहुत सारी बातें यहाँ लग रही हैं और यहाँ की बहुत सारी बातें ज्योमेट्री में लगेंगी, ठीक है? तो ये 90 डिग्री होगा भाई साहब, होगा, रेडियस आर। और ये एंगल आप बता रहे हो 30 होगा गुरुजी। 60 है तो 30 होगा। आप जानते हैं जब ये 30 हो तो ये 1 होता है और ये 2 होता है। यानी अगर ये R है तो हम इसको कह सकते हैं कि भैया ये 2R होगा। बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? अब इसी पॉइंट से इसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, इसी पॉइंट से 45 डिग्री ये एंगल। अब आप ये समझना, आपने क्या ना ऐसे ऐसे ही बना दिया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे बंदा कहता है, ऐसे घुमा देता है कई बार, ये 90 है, बोले ये 60 है, ऐसे घूमते हैं एंगल। वही तो वर्टिकली नीचे होगा, सीधा कट करेगा। आप समझ रहे हैं बात को या नहीं मेरी? अब आप मुझे खुद बताइए कि ये दूरी 45 है और ये दूरी बराबर होगी, होगी या नहीं? और 45 के केस में ये 1 होती है,
ये भी 1 होती है और ये √2 होती है, क्योंकि हाइपोटेनस सेम है अभी भी। अगर √2 की वैल्यू ये है तो 1 की क्या होगी, 2r/√2, यानी कि कितना आ गया, r√2। तो दिस इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बैलून फ्रॉम द जमीन। बात की गहराई को समझ रहे हैं बे? एनीबडी एल्स? बैल्स, गाय बछड़ा? बैलून पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए। मैंने भी कल एक जो सवाल कराया था बैलून पे, वो आसान था लेकिन अच्छा था। वो अभी तक नहीं आया है। अभी वो करा रहा हूँ, अभी लाइन से चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ ना फिर वो पीडीएफ में दिक्कत आएगी बच्चों को अगर लाइन से नहीं चलेंगे। लेकिन मैं सवाल सारे करा के जाऊंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। लेकिन जरूरी थी वो जिंदगी जीना, बहुत औसम थी भाई। इस सवाल में किसी भैया को डाउट है? एनी भैया, एनी ब्रदर? नो? ये गुब्बारा इसकी आंख पे 30-60 डिग्री का कोण बना रहा था। तो हमने पूछा कि आधी आंख पे कितना बनाएगा अगर पूरी आंख पे 60 का बना रहा था। तो पता चला कि आधी आंख पे 30 का बनाएगा। अब आप सोचेंगे आधी आंख कैसे, मतलब? आपने प्रिया निरंजन के बारे में सुना है? आप वो सर्च करिए, आपको पता चलेगा आधी आंख से आधी आंख कैसी होती है। ये आर और ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 2r, डबल होता है। तो अब इसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, तो ये एक, ये √2 की वैल्यू 2r है, एक की कितनी होगी, r√2। ठीक है, एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर के बहुत आसान सवाल है। ऐसे सवालों में तो कुछ नहीं करना, आप एक चीज नोट कर लो। सुनो, नहीं, वही मैं बता रहा हूं। देखिए, चाहे तो ये इधर हो दोनों पॉइंट, ठीक है, और चाहे ये इधर हो दोनों पॉइंट। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहे हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी, और ये एंगल अल्फा है और ये 90 माइनस अल्फा है, और ये एच है। ये अल्फा है और ये 90 माइनस अल्फा है, ये एच है। ये बिंदु ए दूरी पर है, ये बिंदु बी दूरी पर है। तो आप देखेंगे कि टेन अल्फा क्या हो जाएगा जी, टेन अल्फा एक बार एच बाई ए आ जाएगा, और एक बार टेन 90 माइनस अल्फा लेंगे तो वो कॉट अल्फा बन जाएगा, एच बाई बी। अगर दोनों को गुणा कर देंगे तो 1 बराबर आ जाएगा h² बटे ए बी।
तो h बराबर अंडर रूट ए बी। तो कभी भी ऐसा सवाल आता है तो हम ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, 9 × 16, टावर की ऊंचाई h बराबर अंडर रूट 9 × 16, 4×3 12। ये उत्तर है। अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं। ये तो ठीक सवाल है। देखें, एक लड़का जो खेत के बीच में खड़ा है
उत्तर दिशा में उड़ती हुई एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है और 2 मिनटों के बाद उस चिड़िया को दक्षिण दिशा में 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। चिड़िया एक सीधी रेखा में उड़ रही है। सोचिए, चिड़िया को इतना ज्ञान है, रडार लगा हुआ है चिड़िया के अंदर कि सीधी रेखा में उड़ रही है। नहीं तो चिड़िया तो ऐसे से भी उड़ सकती है, लेकिन चिड़िया नहीं उड़ रही है ऐसे। वो सोच रही है कि लोगों को लगेगा वो डांस कर रही है। तो कहाँ है चिड़िया? उड़ रही है। एक खेत के बीच में लड़का खड़ा है, उत्तर दिशा में उड़ रही है चिड़िया। उत्तर दिशा कौन सी होती है जी? यहाँ पे मान लें तो उन्नयन कोण दिया हुआ है ना, कितना चिड़िया का? 30 का है, 30। अब पता है कि उत्तर दक्षिण कहीं भी मान लो, अब ये इधर आ गई वापस में, अब एंगल कितना है? 60। और क्या दिया हुआ है जी? चिड़िया 50√3 मीटर की ऊंचाई पर है। कहाँ है चिड़िया? ये 50√3, ये भी 50√3, ये भी 50√3। तो चिड़िया की गति बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो आप बताइए, अगर ये 50√3 है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम पूरी। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा भाई? बाई√3 होता है 150 होगा, गुणा √3 कर दिया। और इधर जो आता है ये 1/√3 करना पड़ता है, ये √3 होता है तो ये 50। यानी चिड़िया ने टोटल डिस्टेंस कितनी चली है जी? 2 मिनट में। 2 मिनट में 200 मीटर चला है। इस 2 मिनट को सेकंड में बदल लो या तो या आवर में बदल लो। अगर इसको आवर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? स्पीड बराबर 200 को 0.2 किलोमीटर लिख सकता हूँ, बोलो। और 2 मिनट को 2/60 घंटे लिख सकता हूँ, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रही है चिड़िया। यही आ रहा है? को मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि चिड़िया लहरा के उड़ रही है। हाँ, नहीं वापस कहाँ आई है? ये तो उड़ रही है, वापस नहीं आएगी। चिड़िया चली गई जी। कहते ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या कहते? चुग गई खेत, चली गई। नथिंग कैन बी रिटेन्ड। रिटेन्ड इज नाइस वर्ड और नॉट? ओके, नाइस। आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल प्लस कर रहे हैं। ये सवाल देखें, एक नदी है, एक मंदिर की ऊंचाई है। अच्छा सवाल है, जल्दी जल्दी करें फिर और अच्छे सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं।
एक नदी के छोरों पर दो मंदिर स्थित हैं। नदी, कल भी हमने एक नदी बनाई थी जिसका पानी आज सूख गया। ये नारियल पानी है? नारियल पानी से नदी बहाओगे? अजीब घन चक्कर हो। एक मंदिर की ऊंचाई 54 मीटर है। इस मंदिर के शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण, यानी कि इसे रहने देते हैं। नदी का क्या कहना है? नदी तो आप जानते हो, दो मंदिर हैं जी। एक मंदिर की ऊंचाई 54 मीटर है। इस मंदिर के शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण, यानी कि ये 54 मीटर है और ये दोनों एंगल दे रखे हैं। कितने कितने दे रखे हैं जी? ये 30 है और ये 60। तो फिर इसने क्या बोला, दूसरे मंदिर की ऊंचाई कितनी बताना है। इससे सरल सवाल हमने अपनी लाइफ में ये 1 और ये √3 और ये भी √3, ये वही है जो वैसे खंबे वाला था वो सवाल। और ये 3, तो बचा कितना? 2। 3 की वैल्यू 54 है, 2 की कितनी होगी? 36। खत्म। सबने कर लिया हो, अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं। इसमें भी डाउट है किसी को? अगर जिसको इसमें भी डाउट है तो कोई बात नहीं, देख ले, समझ ले क्या है। प्रैक्टिस करने से चीजें बनेंगी, याद होंगी। कुछ आप सोचते होंगे ऐसे बीच बीच में कुछ सरल सवाल आ जाते हैं, उसकी वजह क्या है? ये हमारे टीचर के कॉन्फिडेंस के लिए होता है। नहीं तो फिर हमें लगता रहेगा यार अभी 6 सवाल किए, तो हम जानबूझ के ऐसे 1-2 सवाल डबल या ऐसे डालते हैं ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि यार 10 हो गए, चलो ठीक है। आप समझ रहे हैं? ये मैंने आपको क्लियर कर दी बात, जो दिल की बात थी। ये देख लो। सवाल कह रहे हैं, दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। 2 खंभे हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर। उनमें से एक खंभे की ऊंचाई दूसरे से दुगनी है। अगर ये h है तो ये 2h है, 2h। उन दोनों खंभों के आधार को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उन खंभों के शीर्ष बिंदुओं के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। ये अल्फा है, 90 माइनस अल्फा है। मिड पॉइंट से? अच्छा, मुझे लगा अलग से है कहीं। आदमी को गलत करने की आदत पड़ जाती तो पड़ जाती। ये सवाल हमने किताब में भी गलत कर रखा है, वही अभी भी याद है। ये लो बस, ये अल्फा और ये, तो इसने पूछा क्या, उन खंभों की ऊंचाई कितनी? निकालिए अपनी ऊंचाई खंभों की। देखो आप एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? आपस में सिमिलर है। मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ये 90 माइनस अल्फा, तो अगर इनका ये रेशियो 1:2 का है तो इनके और रेशियो भी 1:2 के होंगे या नहीं होंगे? बताओ, ऐसा कुछ पता चल रहा है आपको? नहीं। हाँ, अच्छा मिड पॉइंट से बोले तब तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो 30 हो गया। मैंने सुनी नहीं भाई सब पूरी बात। नहीं, 2h/30, वो कहानियां चल रही हैं दिमाग में ना। h/30
बराबर 1 कर दें जी, टेन अल्फा कॉट अल्फा आएगा ना। तो ये 2 से कितनी बार कटेगा, तो h बराबर कितना आ गया, 15√2। बस h अगर 15√2 है तो 2h कितना होगा, 30√2। एक बार टेन अल्फा लगाओगे तो वो कितना होगा, h/30। एक बार 10 90 माइनस अल्फा लगाओगे तो वो होगा कॉट अल्फा बराबर 2h/30। ये उत्तर आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़े जी, इजाजत है। ये देखना, ये हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा है, दिख रहा है क्या। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया एक वेबसाइट से, मैंने कहा क्यों टाइप करूं, देखना दिख रहा है सवाल, दिख रहा होगा। ये 18वें नंबर का सवाल था वैसे। अब अपनी पीडीएफ में है, नीचे है थोड़ा सा, 2 3 क्वेश्चन नीचे है। 18 आ रहा है इसका उत्तर, 18 नंबर क्वेश्चन है। ये सवाल 2016 मेंस में है, बहुत अच्छा सवाल है कि गुब्बारा उड़ रहा है और गुब्बारा हवा से इधर उधर हो गया। आप समझिए, सोचिए कि गुब्बारा जब हवा से इधर उधर हो गया, कितनी मुश्किलें आई होंगी गुब्बारे के लिए।
18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से ऊपर की ओर उड़ता हुआ हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा 10वें और 15वें मिनट में देखा गया कि उसका उन्नयन कोण 60 और 45 डिग्री है। तो आप एक चीज बस मुझे बता दीजिए कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा अगर उसकी स्पीड है तो वो 10 मिनट में कितनी दूरी चलेगा? 10 मिनट का मतलब होता है 1/6 और गुणा 18, उसकी स्पीड 3 किलोमीटर चलेगा। और 15 मिनट में कितनी चलेगा? 1/4 गुणा 18, 4.5 किलोमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो 10वें मिनट में गुब्बारा यहां था, ये था यहां, और यहां से उन्नयन कोण कितना था? 60। ऐसे उड़ रहा है, ये 3 किलोमीटर चल दिया था, ऐसे नीचे से उड़ा ऊपर। अब ये हवा से हो गया इधर उधर, ड्रिफ्टेड बाई एयर, ऐसे थोड़ा ये ऐसे चला गया। तो अब जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 45 है। और अब ये दूरी कितनी चला होगा? 4.5 किलोमीटर। यही होगा। चित्र बना पा रहे हैं कि नहीं भाई? गुब्बारा ऐसे उड़ रहा था तो 15 मिनट में इसने जो दूरी तय की होगी 4.5 ऐसे तय की होगी या नहीं? हवा से इधर दूरी तो हो गया। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम ये दूरी निकाल दें तो बात बिल भी बन जाएगी, क्योंकि ये इसने कितने मिनट में तय की है? 5 मिनट में तय की है। भाई इधर की डायरेक्शन में अगर देखें तो 5 मिनट में तय की है इसने दूरी। ठीक है, तो आप बताइए अगर ये 60 है, पहले वाला एंगल 60 था ना, और ये 3 है, तो पहले तो ये 4.5 है और ये 45 है, तो ये भी 4.5 होगा। पूछा क्या है इसने? हवा की गति। हवा ने इसको कितना इधर खिसका दिया, जितनी हवा की स्पीड होगी। तो अगर ये 3 है और ये 60 है तो ये कितनी आ जाएगी? √3। तो जो हवा ने दूरी चली है, ये हवा के अंदाज में ही ये दूरी कितनी होगी? 4.5 माइनस 1.73, यही होगी। कितनी आ रही है जी ये घटा के भाई साहब? 2.77 आ रही है। ठीक है भाई, अब आपको स्पीड बतानी है, तो स्पीड क्या होगी भाई? 2.77 बटे 5 मिनट, और 5 मिनट का मतलब ऊपर 12 चला जाएगा, आवर बनानी है तो आप खुद देख रहे हो कि अच्छा 60, 5/60 है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको कि ये कितना आ जाएगा? 2.77 गुणा 12। अब आप ऑप्शन से ही देखो कि 12 दूनी 24 से बड़ा होगा तो उत्तर 7 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 24 से बड़ा है 26 भी नहीं हो सकता, करने की भी जरूरत नहीं है। 33 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये कोई सवाल कठिन नहीं था, लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है और पता नहीं हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा। अबे हाइड्रोजन से भरा हुआ हो या मुंह से फूंक से हवा भरी हो, इससे कोई फर्क पड़ जाएगा सवाल पे? बच्चा ही डर जाता, करे केमिस्ट्री लगा दी, बताइए अब हम कैसे करें? केमिस्ट्री हमारी वीक है। तो डोंट थिंक सो मच, ओके? आपने वो गुब्बारे वैसे नहीं देखे कि जिनमें ऐसे पंप से हवा भर के गांव में बेचने वाला आता था, कांकड़ी और लौकी? नहीं देखे? आप तो शायद एक गुब्बारा ले लिया, वो फूट गया, फिर उसकी वो पुट्टी बना बना के ऐसे करके वो गोल सी बना दी। वो अरे गरीब रहे हो हमारी तरह। होता है, एक गुब्बारा है फूट गया, फिर उसको क्या कि ऐसे करके छोटी छोटी पुड़िया सी बना लेते हैं, और फिर उन्हें फोड़ने में सर में बड़ा मजा। फिर थोड़ी सी भी जगह रह जाती है ना, कई बंदे वहां भी एक पुड़िया एडजस्ट कर देते हैं। आई हैव टू मच दैट टाइप ऑफ टैलेंट। 15 मिनट में वर्टिकल डिस्टेंस उसी रेट से बढ़ेगी, पवन महेश्वरी जी का कहना है। अरे उससे क्या मतलब है, वो तो अपनी स्पीड से जा ही रहा है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। वो तो 10 मिनट में यहां पर है और 15 मिनट में यहां पे है, और यहां से यहां तक जो आया वो हवा की गति से आ गया, उसको सहारा मिल गया। अगर एक नाव जा रही है 10 की स्पीड से, अब हवा ने लहर और चलने लगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी खुद की स्पीड पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हवा ऐसे चल रही है और गुब्बारा ऐसे ऊपर उड़ रहा है। अरे हल्का सा मुड़ गया, अब समझ नहीं रहे, हल्का सा ऐसे बढ़। अरे वर्टिकल अलग है, हॉरिजॉन्टल अलग है। हॉरिजॉन्टल गुब्बारे की स्पीड है और वर्टिकल गुब्बारे की स्पीड है, और हॉरिजॉन्टल हवा की स्पीड है, तो दोनों के अकॉर्डिंग चलेगा। हवा की वजह से कम नहीं होगी। हवा की वजह से क्यों कम होगी उसकी स्पीड? अगर धारा चलने लगे
तो उससे हवा से क्या, मान ली एक नाव जा रही है ऐसे नदी में, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके जा रही 10 की स्पीड पे, अगर ये धारा इधर भी चलने लगे तो नाव 10 से इधर तो चलेगी चलेगी, आपने करे भी होंगे सवाल, और ये इसकी वजह से इधर और आ जाएगी, तो ये दूरी भी कई बार पूछ लेता है। करें ऐसे सवाल नहीं करे? अरे भैया आपकी फिजिक्स वीक है दोस्त, पढ़ो भैया, सब पढ़ो, सब कुछ मत छोड़ो, सब कुछ पढ़ लोगे तो डर ही नहीं रहेगा कि अब कहां से सवाल पूछेगा। अब सवाल की औकात नहीं कि पूछ ले, ये कैसा सवाल है। वाओ यस, ये देखिए आप, The angle of elevation of an aeroplane as observed from a point 30 मीटर above the transparent water surface of lake। ये ऐसे ही है जैसे क्लाउड वाला एक सवाल आपने देखा होगा कि ये लेक है, ये लेक है, ये लेक है, और यहां से कितने मीटर ऊंचाई पे एक बिंदु है, 30 मीटर, 30 मीटर, और यहां पे जहाज उड़ रहा है, और जहाज का कोण कितना है जी, 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और जहाज की ऊंचाई यहां से कितनी है ये, ठीक है। मान लेते हैं इस ऊंचाई को h मान लेते हैं, मान लेते हैं, मानने में क्या चाह रहा है, लोग तो गधे को बाप बना लेते हैं जरूरत पड़ने में, हम तो h मान रहे हैं, ठीक है, h। अब ये क्या कर रहा है कि झील के पानी में वायु का प्रतिबिंब, अब ये ऐसे करके प्रतिबिंब देखेगा जहाज का यहाँ, और इसका इसी पॉइंट से अवनमन कोण 60 है, इसी पॉइंट से ना अवनमन कोण 60,
बोलो क्लियर है कि नहीं बात? अब आप हमें एक छोटी सी बात बताइए दोस्त, बहुत छोटी सी, ज्यादा बड़ी बात हमने पूछी नहीं कभी जीवन में, ठीक है? जैसे कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 1 होगा और ये √3 होगा। अगर ये √3 है तो ये हरा वाला 3 होगा। 3 होगा या नहीं होगा? टोटल 3 होगा मानते हैं, यानी कि पूरी दूरी कितनी हो गई? 4 है कि नहीं? तो अब पूरी दूरी आ गई जी 4। अब आप बताओ ये h है और नीचे भी कितना होगा? पक्का 4 ही आई है ना पूरी दूरी? 4 आ गई ना, ठीक है। अच्छा ये 1 है, पूरी अगर 4 है तो यहां तक कितनी होगी? यहां तक 2, यानी ये 1 होगी। तो इस 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है? और 2 की पूजा। बताइए, सवाल है कोई? हलवा है, सवाल नहीं हलवा है। 2 ऐसे आ गई ना, मुझे भी नहीं पता चला कि ये इतना आसान है। ये 1 था और यहां तक भाई, जैसे अब जितनी इमेज पानी है ये गिलास में, यहां से जितनी बनेगी उतनी नीचे, तो 4 है तो ये 2 हाँ हाँ, बस एक बार और समझा देंगे, कॉपी तो करो। ऐसा ही सवाल अगर इस सवाल में ये होता, इसको दोबारा बताएंगे एक बार। देखो जैसे ये किस साइड से, इस साइड से आप बताओ हमें, हमें मून वॉक, सन वॉक, कैट वॉक, रैम वॉक सब आती हैं। ये 30 डिग्री का एंगल है भाई, तो ये 1 होगा कि नहीं? और ये √3 होगा। अब अगर ये √3 हो गया और ये 60 का है तो ये √3 गुणा 3 होगा, तो ये 3 हो गया और ये 1 पूरा 4 हो गया। तो हमने कहा ये 4 में 2 हो गए, 2h है। तो हमें तो 2 की वैल्यू बतानी है आधे h की। तो हमने कहा भैया कि अगर ये नीचे भी h है तो ऊपर 2 होगा और नीचे 2 होगा, तो ये 1 है तो ये बचा हुआ 1 होगा, और ये दिस 1 विल बी 30 देन 2 विल बी 60। इट्स ओके। अगला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर नाचने वाला है। आज के लिए इतना ही, बाकी प्रैक्टिस करो, जहां पे भी डाउट रहेगा बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। सुनो अभी एक क्लास और लगाएंगे कल खत्म कर लेंगे, और भी जो नए नए सवाल बन सकते हैं वो भी करेंगे, क्योंकि बाकी इन लोगों के पास तो वीडियो है अनअकैडमी के पास, और इनकी मैं डाउट क्लास लगा दूंगा। इनको जो भी पूछना होगा पूछ लें, क्योंकि आपसे इंटेलिजेंट है, आपको कुछ नहीं आता। कल एक क्लास और लगा देंगे, ठीक है।